तो चलिए 16वें नंबर का कौन सा आंसर करने वाले हैं आप लोग बताइए। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना जो है वो कैरल गिलिगन के द्वारा किस विषय में की गई है। तो इसका आंसर आप लोगों ने क्या लग रहा है आप लोगों को आंसर, तो इसमें हो जाएगा कि जो कैरल गिलिगन थे इन्होंने कोलबर्ग के द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसमें। जो लॉरेंस कोलबर्ग ने सिद्धांत किया था लैंगिक विभिन्नताओं का, तो उसकी उपेक्षा की है कैरल गिलिगन के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं 17वें नंबर में। तो प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न दे रखा है हमारा कि अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, विद्यार्थी कब बेहतर रूप से सीखते हैं, जब शिक्षक जो, देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दे रखा है कि पहले उस चर्चा करे, शिक्षक क्या करे, चर्चा करे जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता और फिर उस पर आए कि विद्यार्थी पहले से जानते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या है कि विद्यार्थी अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करे और फिर उसे भौतिक स्वरूप में लाए। ठीक है, फिर अगले में नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट से रखा है कि पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकियों पर आए। नेक्स्ट है कि पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणा पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दे। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को सबसे पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे, फिर उसकी बारीकियों पर आए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं 18वें नंबर में। तो इसमें क्या दिया गया है प्रश्न में कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। ठीक है, तो वो शिक्षिका है वो कौन सी रणनीति उसके लिए सबसे प्रभावी होगी। तो ये रणनीतियाँ दे रखी हैं कि विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। ठीक है, फिर अगला है कि विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि, कहीं भी ग्रेड प्रदान करना ये हमेशा रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन में आते हैं कि विद्यार्थियों को याद करने के लिए, याद करना भी कहीं भी आ जाए तो ये आपका गलत माना जाएगा। याद करना, पाठ्य पुस्तक, ग्रेड, ठीक है, ये नेगेटिव टैग वर्ड में आते हैं। फिर अगला क्या है, विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश देना, कहीं भी निर्देश आ गया तो रॉन्ग हो जाता है आपका। ठीक है, तो हमने टैग वर्ड से भी कर लिया कि इसका ऑप्शन जो होगा वो एक होगा। ठीक है, कौन सी रणनीति प्रभावी होती है कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, और अगर हम पॉजिटिव टैग वर्ड देखें तो प्रोत्साहित आ रहा है तो ये यहीं से सही हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं हम 19वें नंबर में। इसमें आपका अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया है। इस तरह के प्रश्न मोस्टली 4 से 5 पूछे जाते हैं। ठीक है, ये अभिकथन क्या है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना। फिर क्या है, कारण कि उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। ठीक है, आपको कौन सा सही लग रहा है बताइए, ऑप्शन कौन सा सही करेंगे आप। ए आर दोनों सही है परंतु ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसमें आपका जो दूसरा दे रखा है ना भाई, कारण, ठीक है, कारण जो है कि गैर उदाहरण जो है वो भ्रमित नहीं करते हैं, वो गैर उदाहरण, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका अभिकथन सही है केवल। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, ए सही परंतु आर गलत है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं 20 नंबर में। ये भी अभिकथन और कारण बेस्ड है, तो इसमें भी आपको चयन करना है क्या सही है। अभिकथन जो है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक, फिर कारण क्या है कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या करेंगे इसके लिए भाई आप लोग आंसर देख लीजिए, ऑप्शन आपके दे रखे हैं। इसमें क्या होगा कि जो भाई विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए भाई मेहनत तो करनी पड़ती है, ये भी सही है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भी होना चाहिए कि वो आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करे, ये भी सही है।
तो हम करेंगे कि ए और आर दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम आते हैं 21 नंबर में। इसमें क्या दे रखा है, महारत या निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। इसके लिए आपको सभी पढ़ने होंगे। वैसे देखते हैं, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होती है। जो भी निपुणता आती है वो अपने लक्ष्य, जो भी कार्य है उसमें सुधार करने पे, ठीक है। जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि महारत के बारे में भी सही दे रखा है कि ये सुधार करने पे, ठीक है, जो भी आपके कौशल है, कार्य है, उसमें आप सुधार कर पाए। और प्रदर्शन में क्या है कि जो ग्रेड प्राप्त कर रहे हैं, पुरस्कार मिल रहा है, उसमें केंद्रित होते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं 22वें नंबर में। तो इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आपको सारे उदाहरण पढ़ने हैं, फिर बताना है कौन आपकी आंतरिक उदाहरण का कारण हो जाएगा। तो पहला भाई क्या दे रखा है, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार रस के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना। तो हम करेंगे व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, जो होगा ये आपका आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आंतरिक रूप से आपको अभिप्रेरित करती है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। चलिए आपका 23वां प्रश्न आ गया। तो इसमें क्या कहा गया है भाई, जीन पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं जो है वो क्या है, उदाहरण देकर समझाती हैं। मन लघु वयस्क मन है, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर है और बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों पर प्रतिनिधित्व करती है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो है बच्चों, उन्होंने बताया है कि जो गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएँ होती हैं वो बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों पर प्रतिनिधित्व करती है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 24 नंबर हमारा प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि जो लेव वाइगोत्स्की हैं, इनका मानना था कि विकास जो है वो कैसा है। लेव वाइगोत्स्की जो है, इन्होंने संस्कृति के बारे में, समाज के बारे में, ठीक है, इन्होंने ही बात कही है। तो लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। उनका मानना था कि जो विकास है वो सीधे सामाजिक संपर्क के विकास से होता है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 25वें नंबर में। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। हम ये आपकी दे रखे हैं, इनमें से पढ़िए। वह संज्ञानात्मक विकास के व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखते हैं। वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देते हैं। संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। तो उपयुक्त में से कौन सा हो जाएगा। तो पियाजे जो है, इन्होंने कहा कि वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभावों को ध्यान में नहीं रखता है। ठीक है, क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन ये था कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। तो क्या सीमा हो जाएगी, ये उनकी सीमा संज्ञानात्मक विकास में ये होता है कि जो बालक होता है, बच्चा होता है, वो संस्कृति और सामाजिक कारकों को ध्यान में नहीं रखता है। अगले प्रश्न में आते हैं 26 में। अभिकथन है, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। ठीक है, फिर कारण क्या दे रखा है कि लैंगिक अंतर जन्मजात और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। भाई अग्रहित है, समाज के माध्यम से ही तो जेंडर की भूमिका बनी हुई है ना। तो प्रश्न ये था कि अभिकथन जो है आपका, अभिकथन की यदि हम बात करेंगे तो अभिकथन आपका सही है, परंतु जो कारण है वो गलत हो जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न में आते हैं 27वें नंबर में। इसमें क्या दिया है कि श्रवण बाधिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। श्रवण जब बाधिता होगी तो बालक क्या नहीं कर पाएगा, बताइए। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। श्रवण बाधिता में बच्चा जो होगा वो किस चीज़ में, श्रवण बाधिता से बच्चे की संवाद करने की क्षमता को प्रभावित होती है। आपको ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं 28वां नंबर है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक बल, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसमें समझ की अग्रवर्ती गहनता भी हो जाएगी, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक बल देते हैं जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। आपको ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड सही हो जाएगा। नो नो नो, सेकंड क्यों होगा, ABC हो रहा है ना। शारीरिक विकास तेज गति से होता है ये कह नहीं सकते हम। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, सीखने की तेज गति होगी और दूसरों से अधिक निर्भरता जो होगी वो उसके लिए समझ भी होगी। उनमें शारीरिक विकास सही नहीं है कि वो सेम टाइम पे हो जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है 29 नंबर में। समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षा डैश में समान है जबकि डैश में वे भिन्न है। तो समावेशन के संदर्भ की यदि हम बात करें तो समावेशन में जो होता है पाठ्यचर्या सीखने की जो अपेक्षाएं हैं वो इसके लिए आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे। आपके ऑप्शन ये, बाकी ऑप्शन आपके ये दे रखे हैं, तो ये समायोजन और संशोधन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा कि समावेशन के संदर्भ में अपेक्षाएं जो है वो समायोजन होगा में समान है जबकि संशोधन में वे भिन्न है। आपको ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसके लिए। ठीक है, ये देखिए ये अगला प्रश्न आ रहा है 30 नंबर। तो इसमें क्या, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं होगा, ये बताना है। जो संरचनावादी सिद्धांतकार होते हैं इन्होंने किस वाक्य को सही नहीं बताया है। तो संरचनावादी जो सिद्धांतकार हैं इन्होंने ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है इसको उन्होंने सही नहीं बताया है। ठीक है, कैसी लगी वही क्लास आप लोगों को कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और ये आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कब के, ये आपके अगस्त 2023 में जो पेपर हुआ था उसके सारे CDP के क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके की क्लास पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।